कमलनाथ जी दरअसल अब अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए कांग्रेस में। कमलनाथ जी कभी अलग थलग पड़ नहीं सकते, ये अपने आप में एक कंप्लीट कांग्रेस है वो। कोरोना की दूसरी लहर के जाने का संकेत क्या मिला? सियासत अनलॉक हो गई। कोरोना पर सबसे पहला सियासी घमासान एमपी में ही छिड़ा। यूं तो कोरोना महामारी जैसा विश्वव्यापी मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का ही विषय होना चाहिए और है भी। जिस तरह से कोरोना के बहाने कांग्रेस ने ब्रांड मोदी पर हमला बोलना शुरू किया है, उससे ये जाहिर भी हो गया है कि आने वाले दिनों में देश की सियासत इसी मुद्दे के आसपास होनी है। लेकिन दिल्ली की इस लड़ाई का अखाड़ा एमपी क्यों बना है, ये एक बड़ा सवाल है। कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से देश में सबसे ज्यादा मुखर कमलनाथ ही हैं और वो दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इधर बीजेपी जिस तरह से उन पर हमला बोल रही है, उससे भी इस लड़ाई के दिल्ली कनेक्शन के संकेत मिलते हैं। ये इमरजेंसी के नायक वयोवृद्ध नेता आदरणीय कमलनाथ जी दरअसल अब अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए कांग्रेस में। जो उनके राजनीतिक साथी थे दिग्विजय सिंह जी, उन्हें भी ट्वीट कर रहे हैं, मैं 24 घंटे लग गए, एक भी राष्ट्रीय नेता उनके पक्ष में नहीं आया। सब जानते हैं कि राहुल जी से इनके संबंध ठीक नहीं। मैंने इतना अकर्मण्य विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा। मैं भी 30 साल से सदन में हूं, 31 साल से। जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की उस पर, वो शिकायत मूल रूप से थी कि आपने आग लगाने की धमकी दी, प्रेरित किया लोगों को इस प्रदेश के अंदर। जाहिर है कोरोना के मुद्दे पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इधर नेता के सक्रिय होने का असर कार्यकर्ताओं पर भी नजर आने लगा है। कमलनाथ जी कभी अलग थलग पड़ नहीं सकते, ये अपने आप में एक कंप्लीट कांग्रेस है वो। और 1980 से लेके आज तक लगातार सांसद रहना, कई पदों पर रहना, मुख्यमंत्री रहना, और एक ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री जिसने कोरोना काल में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एसीएस के कहने पर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, टैंकर्स, ये सब उपलब्ध कराए कलेक्टर से और जो नगर पालिका और नगर निगम से बात करके। जो आंकड़े हैं एक्चुअल, तो कोरोना से जान गई है। और इसमें मैं मांग करूंगा कि ब्लैक फंगस से जान जाने वालों को भी लिया जाए। जाहिर है दिल्ली की लड़ाई के दांव पेंच एमपी के अखाड़े में आजमाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस का दांव उस पर ही भारी पड़ सकता है और बीजेपी कमलनाथ को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और एक तरह से ये उसके पास एक मौका भी है, क्योंकि जंग में कई बार जो हथियार आक्रमण में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वो बचाव के बहाने इस्तेमाल होते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली की लड़ाई, एमपी का अखाड़ा। ये तो होता ही है सर कि लड़ाई कहीं की होती है, अखाड़ा कहीं का होता है। और बहुत चतुर और सयाने जो लोग होते हैं वो कहीं और बैठते हैं। अब देखिए ना, पूरी महाभारत की लड़ाई जो है वो भगवान कृष्ण जो है अपने मस्तिष्क और अपने मन ही में लड़ रहे थे, और जो वो चाह रहे थे वही हो रहा था। जैसा वो तय करते थे वैसा ही आचरण पांडव करते थे। पांडवों को तो करना ही था, उनके तो गुरु ही बन गए थे वो सारथी के रूप में। लेकिन कौरवों को भी वो इस तरह की, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा अगर हल्का शब्द लगे, गोली देना, चूरन गोली देना। जैसी गोली और जैसा चूरन वो दे देते थे कि भाई मेरी दृष्टि में तो, क्योंकि निष्पक्ष तो वो रहे ही ना, उन्होंने हथियार उठाया, अपनी सेना भी, अक्षौहिणी सेना भी कौरवों को दे दी। तो ये बड़ा सबसे चतुर और सयाना व्यक्ति वो होता है जो चूरण और गोली दे देता है और खुद किनारे बैठा रहता है और युद्ध देखता रहता है। अब अखाड़ा दिल्ली का है, टूल किट है कि कौन सा किट है और इस किट में क्या क्या है, ये तो वो चतुर और सयाने लोग जाने जो दिल्ली में बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे वो बीजेपी के लोग हों। लेकिन अखाड़ा मध्य प्रदेश हो गया और प्रतीक बन गए मध्य प्रदेश के नेता और ख़ासतौर से कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी। कमलनाथ जी से बीजेपी का विशेष प्रेम है।
क्योंकि उन पर जब भी हमला होता है तो बीजेपी के तमाम नेता एक स्वर में सामने आकर बोलने लगते हैं। और बीते लंबे समय से एक तरह से युद्ध विराम में रह रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तगड़ा हमला बोला है कमलनाथ जी पर। तो ये दिल्ली का अखाड़ा और मध्य प्रदेश की लड़ाई क्या मायने हैं, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, और इससे इस अखाड़े की इस लड़ाई से मध्य प्रदेश को क्या मिल जाएगा। अगर इसमें कोई पहलवान चित भी हो जाता है और कोई पहलवान अपनी मूँछों पर ताव देते हुए विजयी भी हो जाता है तो इससे क्या मध्य प्रदेश की गाड़ी दौड़ पड़ेगी। इस सवाल को भी सर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इससे मध्य प्रदेश का कितना भला हो जाएगा कि कमलनाथ जी अपनी मूँछ पर ताव दें या फिर शिवराज जी अपनी मूँछ पर ताव दें या बीजेपी अपनी मूँछ पर ताव दे या कांग्रेस अपनी मूँछ पर ताव दे। चलिए आप बढ़ते हैं बातचीत की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी, बहुत स्वागत करता हूं। कृष्ण गोपाल पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी के सौम्य प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और वैसे ही सौम्य प्रवक्ता हैं अमीनुल खान सूरी साहब। ये दोनों जब गुस्सा करने की कोशिश करते हैं तो चेहरा अच्छा नहीं लगता है। आप देखिए गुस्सा भी रिजेक्ट कर देता है इनका चेहरा कि नहीं। आजकल जैसे मेहमान सूरतें बनाते हैं टीवी चैनल्स की डिबेट में, माशाल्लाह आप दोनों पर वो मुफीद नहीं बैठती है, इसलिए आप मुस्कुराएं और गुस्से की बात को भी मज़े में कहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शरद जी। मेरे ज्ञान पर थोड़ी सी सर मैं थोड़ा अल्पज्ञानी हूँ और ज़्यादा बोलने की बीमारी है सर, माफ़ी चाहूँगा। भट्ट साहब पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह आप देखते हैं कि अखाड़ा दिल्ली का है, लड़ाई मध्य प्रदेश की है, क्या कहेंगे आप? जी सर। भट्ट साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? नहीं, मुझसे पूछे जी जी, आप ही से पूछा सर। जी हाँ, अच्छा मुझसे पूछा है। जी 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 जी। देखिए शरद जी, बड़ा दुखद पहलू है ये कि जब हम एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जो न केवल प्रदेश बल्कि देश बल्कि विश्व में व्याप्त है, ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश की दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो प्रमुख पार्टी हैं, तीसरा तो कोई दल है नहीं यहाँ पर, उनके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की जा रही है। जी, ये बहुत ही मुझे लगता है कि राजनीति का बहुत निचला स्तर आ चुका है और इससे ना तो किसी जनता को फ़ायदा होने वाला है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा होने वाला है। टूल किट और लाशों की राजनीति, ये दो मुद्दे सबसे प्रमुख हैं। जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है मौतों की कोरोना से, और बीजेपी का आरोप है कि ये ज़बरदस्ती का अफवाह फैला रहे हैं, आग लगा दो, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि अगर सरकार के पास पूरे डाटा हैं मृत्यु के तो उनको सामने लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये डाटा किस तरह से एकत्रित किए गए हैं। आपने निजी अस्पतालों से किए हैं, सरकारी अस्पतालों से किए हैं, आपने शमशान घाटों से किए हैं, या आपने नगर निगम से जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, या कोरोना का जो मृत्यु प्रोटोकॉल के तहत मृत्यु हुई है उसके प्रमाण पत्र के आधार पर, किस आधार पर आपने ये आंकड़े इकट्ठे किए। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आंकड़ों को लेके बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति है। अखबारों में भी ये बातें छप रही हैं कि प्रशासन बताता है कि 5 प्रोटोकॉल के तहत हमने शवों का अंतिम संस्कार किया, वहीं पे अखबारों में 50 की संख्या बताई जा रही। तो ये भी एक बड़ा दिक्कत वाली स्थिति है कि वास्तव में ये आंकड़े हैं कैसे और किस आधार पे आंकड़े दिए गए। लेकिन इसके खिलाफ में अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई जाए, एफआईआर दर्ज कर जाए, तो मुझे लगता है ये जो परंपरा शुरू की गई है ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखिए तो बीजेपी वाले कमलनाथ के खिलाफ जगह जगह जाके एफआईआर दर्ज करवाएं, तो वहीं कांग्रेस वाले शिवराज सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन और पुलिस जो इस समय कोरोना से लड़ाई लड़ने में अपना वक्त बता रही है, उनकी लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात, आपने जो हमने फ़ोटोग्राफ भी देखे हैं, टीवी चैनल्स में भी देखा है कि जो लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं पुलिस अधिकारियों को, वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहे हैं, ना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस भी मूक दर्शक बन के खड़ी। तो कुल मिला के जो सिनेरियो है वो राजनीति का एक बहुत निचला स्तर दिखाता है, मुझे ऐसा लगता है। और इस पे दोनों पार्टी के जो हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं, इनको भी विचार करना चाहिए और अपने नेताओं से कहना चाहिए
कि अभी अभी आपके पास बहुत समय है, जब सब ठीक ठाक हो जाए फिर आप खूब फिर आप राजनीति करिए करिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट की और एफआईआर दर्ज करने की जो परंपरा है, ये आगे जाके बहुत घातक होगी। पाठक साहब, चूंकि मध्यम वर्गीय हूँ और फिल्मों का बड़ा असर रहता है मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर, तो उपकार एक फिल्म थी 70 के दशक की, 80 के दशक के आरंभ की कह सकते हैं आप। उसमें एक चरित्र होता था मलंग बाबा का। ऐसा आमतौर पर उन दिनों की फिल्मों में होता था, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और ये मलंग बाबा तब आते थे जब कहीं नैतिकता पर प्रश्न उठता था। तो वो आमतौर पर निशक्त होते थे, दिव्यांग होते थे, तो अपनी बैसाखी के सहारे ठक ठक प्रकट होते थे और बड़ी दार्शनिक बातें कह के निकल जाते थे और पीछे छोड़ जाते थे एक सन्नाटा। राजनीति में भी काश कोई मलंग बाबा होते जो ऐसे मौक़ों पर प्रकट होते और कहते कोविड का मौका है, कोविड पर ध्यान रखो, लड़ बाद में लेना नादानों, पहले कोविड से लड़ो। सर ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, ज़्यादा बड़ी अपेक्षा है, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मलंग बाबा आज भी समाज में है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि पहले के समय में नैतिकता हुआ करती थी तो लोग मलंग बाबा की बातों को सुना करते थे, समझा करते थे। आज राजनेताओं ने विशेषकर जो इस तरीके की कोरोना जैसी महामारी के समय में बात कर रहे हैं कि आग लगा दो गेहूं के सेंटरों पर, माननीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कोरोना को इंडियन कोरोना के संबोधित कर रहे हैं, तो वास्तव में युद्ध काल जैसी परिस्थितियों में भी जिनसे आज देश गुजर रहा है, बल्कि उससे भी भीषण स्थिति और परिस्थिति है, कमलनाथ जी ने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। देश का सोच क्या होता है उस सोच को तार तार कर दिया है। मुझे बहुत सारे आज उदाहरण याद आ रहे हैं शरद जी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा उस समय जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुआ करती थी। सेना का जवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खड़ा था। भारत की सरकार कूटनीतिक प्रयास कर दुनिया को अपनी ओर लाने में लगी हुई थी और कांग्रेस के शहजादे जो सुल्तान बनने की उम्मीद पाल के बैठे हैं, राहुल गांधी, चीनी दूतावास में रात के अंधेरे में जाकर पता नहीं कौन सी डील कर रहे थे। तो वास्तव में यह नैतिकता का पतन है जो राजनीति में दिखाई देती है। आप विरोध करिए, नरेंद्र मोदी की जगह आप दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते हैं, आप चुनाव में सामना करिए, अपने संगठन का विस्तार करिए। लेकिन ये कौन से तरीके हुए कि आप कोरोना को इंडियन रूप बोल रहे हैं, इंडियन कोरोना बोल रहे हैं, आग लगा दो। कमलनाथ जी जैसा वयोवृद्ध नेता जो देश में और प्रदेश में राजनीति में सब कुछ पा चुका है, पाने को अब कुछ बचा नहीं है, शेष नहीं है, लेकिन इस तरीके से घृणित और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मलंग बाबा जो आज भी समाज में जिंदा हैं, वो समाज को जगाने का काम करेंगे। अगर ये नेता अपनी नैतिकता खो चुके हैं तो मलंग बाबा समाज को बिल्कुल जागृत करेंगे और उसी जागृति का असर है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। दूसरी बात मैं आता हूं सर, दूसरा राउंड रहेगा आप पूरी मजबूती से। अब लेकिन मैं देख रहा हूं कि नरोत्तम जी और आप, यानी कि बीजेपी की जो प्रवक्ता पार्टी है, वो एक शब्द कमलनाथ जी के लिए इस्तेमाल कर रही है, वयोवृद्ध। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। साहब सक्रिय हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप वयोवृद्ध जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं जैसे भीष्म पितामह हो गए हैं वो। बहरहाल अमीनुल सूरी साहब की तरफ मैं चलता हूँ, फिर दूसरा राउंड जल्दी से आप लोगों की, फिर दोनों की प्रतिक्रिया लूँगा। अमीनुल खान साहब, आपने सुनी बात आपके मित्र की भी और तटस्थ प्रेक्षक भट्ट साहब की भी, क्या कहेंगे? जी अमीनुल साहब जी। सर देखिए शरद जी, सबसे पहले अगर उज्जैन की प्रेस वार्ता की बात करूं तो वहां पे कमलनाथ जी ने कहा था कि जिस कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा जाता है, आज भारत की सरकार की आक्रमणता के कारण उसे कई देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय म्यूटेंट वायरस कह रहे हैं। ये शब्द थे। अगर उसको वीडियो को आप चला के देखें और स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद भी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कमलनाथ जी गलत है, भारतीय जनता पार्टी एफआईआर कराने चली गई। तो अगर फिर भारत को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार पे मध्य प्रदेश की सरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराती? जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुओ मोटो केस में 9 मई 2021 को एक हलफनामे में 57 नंबर पेज के 36वें पॉइंट के 6ठे भाग में भारत की सरकार हलफनामा दे रही है और उसमें इंडियन डबल म्यूटेंट कोरोना सिंड्रोम का इस्तेमाल शब्द का कर रही है, तो मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराती?
ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा पाठक साहब से यह है कि अगर मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से अस्पताल में बिस्तर ना मिलने के कारण, अस्पताल में एडमिशन ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, दवाई या इंजेक्शन ना मिलने के कारण हुई है, तो उसकी मौत की जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है उस व्यक्ति की मौत का जिसकी मध्य प्रदेश में ये सुविधाएं ना मिलने के कारण मृत्यु हुई? कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि आप कब्रिस्तान और जितने भी शमशान घाट हैं, नरोत्तम मिश्रा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 1 लाख नहीं हुई, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप आंकड़े जारी क्यों नहीं करते? अभी हमारे पत्रकार साथी ने भी कहे आप रजिस्टर लाइए, आंकड़े जारी कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी मृत्यु कोरोना काल में हुई। क्योंकि आंकड़ों का खेल तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी खेला और मध्य प्रदेश राज्य में भी खेला है। पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरा है, जिसका जवाब मुझे चाहिए कि केंद्र सरकार पे FIR क्यों नहीं हो रही है, और दूसरा ऑक्सीजन, इंजेक्शन या फिर बेड ना मिलने के कारण अगर प्रदेश में किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पाठक जी, देखिए शरद जी, आज मेरे मित्र ने जो प्रश्न उठाए हैं, वास्तव में उनको अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देश के 5 अग्रणी कोरोना संक्रमित राज्यों में महाराष्ट्र रहे, पंजाब रहे, राजस्थान रहे। सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए पाठक साहब। सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का मादा रखिए। नहीं है सर, बहुत मादा है, आप दोनों में है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी लगातार यह बात कर रही है मोतों का, लाखों की मौत, ये वो, तो मिस्टर मोतों का उत्सव मत मनाइए। मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, हम बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ जारी कर दीजिए। आप पाठक साहब आंकड़ा जारी कर दीजिए। शरद जी मैं वहीं जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार को संबल देने के लिए 5,000 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की है। आप सब्र रखिए, सारे आंकड़े प्रदेश के सामने आएंगे। मैं तो जिम्मेदारी पूछ रहा हूँ साहब, जिम्मेदारी किसकी है अगर इसकी जो कमी के कारण मृत्यु हुई? सरकार करने जा रही है। आप थोड़ा समाज में अराजकता फैलाने का जो आपका रवैया है, जो गैंग आपके कुर्तों में आपने 70 सालों में बना के रखी है, जो समय पर दिखाई देती है, चाहे शाहीन बाग गैंग हो, चाहे खलीफा गैंग हो, चाहे मियां खलीफा गैंग हो, चाहे शरद जी सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दें पाठक जी। सारी गैंग, जनता आपको देख रही है, जनता आपको सुन रही है कि किस प्रकार से आप लोगों ने देश में अराजकता का माहौल। शरद जी मैं सीधी जवाब, ये सारी चीजें आरोपों के दायरे में हैं और ये जांच के विषय भी हैं। जो बातें आप कह रहे हैं ये सारी चीजें आज के विषय से थोड़ी अलहदा जा रही हैं। और जो सीधी बात है, देखिए सच की एक सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो निरुत्तर कर देता है। और ये अपेक्षा मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार से किया जाना कोई गलत बात नहीं है कि आप वास्तविक आंकड़े सामने रख दीजिए, जिससे लोगों को भी पता चले और उनको भी ये ज्ञात हो और उससे सरकार को भविष्य की अपनी रणनीति बनाने में मदद मिले। जी शरद जी मेरा भी यही कहना है, थोड़ा सा धैर्य रखे कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी आग लगाने की बात ना करें। सरकार पूरे आंकड़े जारी करेगी और प्रत्येक व्यक्ति को जो सरकार ने घोषणा की है 5,000 रुपया प्रतिमाह परिवार के भरण पोषण के लिए, मुफ्त राशन की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और बच्चों के बड़े होने पर उनकी रोजगार की व्यवस्था, जो शिवराज अगर किसी कमी के कारण किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है पाठक साहब, बस इतना बता दीजिए। पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में ये मजाक ना करें, किसकी जिम्मेदारी? अरे आप सवाल का जवाब दीजिए पहले, हमारे सवाल पे सवाल मत कीजिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हम तो हर सवाल का जवाब दे देंगे। सवाल पूछने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का भी है। सवाल पूछने पहले हमारा जवाब तो दे दीजिए, पहले हमारा जवाब दे दीजिए। जवाब देना होगा कि 70 सालों में शासन के दौरान आप देश में ऑक्सीजन, चलिए मैं आता हूँ आप दोनों की तरफ। आपको जवाब देना होगा मैं आता हूँ आप दोनों की तरफ का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? आप दोनों की तरफ आता हूँ। आप केवल 2 एम्स क्यों खोल पाए और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी संख्या? शरद जी 1 मिनट देंगे आप मुझे? हाँ बोलिए अमीनुल खान साहब, बोलिए। जी बोलिए जी। देखिए शरद जी, केंद्र सरकार पे FIR ये जारी कर नहीं सकते, ये लगा नहीं सकते, तो इन्होंने फिर इस तरह की FIR कमलनाथ जी पे क्यों लगाई, जिसका हलफनामा केंद्र सरकार ने खुद सर्वोच्च न्यायालय में दिया? ये इसलिए लगाया गया कि कोरोना से जो मौत हो रही है, जो सरकार की विफलता है, उसका ध्यान हटा के कहीं दूसरी जगह ध्यान लगाया जाए। और 1 मिनट, दूसरा सवाल जो मेरा था, आज अगर ये मान लिया जाए कि ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी
और इन सब चीजों के कारण जो मृत्यु हुई, अगर कोरोना को ये पाठक साहब प्राकृतिक आपदा बोलते हैं कि कोरोना प्राकृतिक आपदा है, तो इन लोगों को जिनकी मृत्यु है उनके परिवार को प्राकृतिक आपदा एक्ट के तहत मध्य प्रदेश की सरकार को 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार उसको प्राकृतिक आपदा भी मानने को तैयार नहीं है, अपनी विफलता भी मानने को तैयार नहीं है। बस 70 साल में क्या किया, इसका क्या किया, कमलनाथ जी ने आग लगाने की बात की। अरे साहब, आप उस वीडियो की जांच करा लीजिए। आप तो मैन्युपुलेट। चलिए मैं कोशिश करता हूं, अगर तीसरा राउंड बहुत जल्दी हुआ तो आप दोनों की तरफ एक एक मिनट के लिए रुक करूंगा। मैं चैतन्य भट्ट साहब की तरफ आ रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा एक एक राउंड आप लोगों का क्विक राउंड ले लूं एक बार और एक एक मिनट के लिए। भट्ट साहब, आपको क्या लगता है, राजनीति तो होगी ही, राजनीति है ही इसीलिए कि राजनीति हो, लेकिन कई जगह तो छोड़ दीजिए साहब, कुछ जगह तो ऐसी है कि जिस इस समय लोग हमारी तू मैं नहीं सुनना चाहेंगे कि कोरोना में कौन जिम्मेदार है, तो आपने क्या किया, तो आप हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने आंकड़े क्यों नहीं जारी किए, तो हम करने वाले हैं या हम नहीं करेंगे। लोगों की रुचि इस समय है कि उन तक राहत पहुंचे, मदद पहुंचे और सरकार ये उनको आश्वस्त करे, चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, वो ये आश्वस्त करें मिलकर, जो लोकतंत्र के बहुत इंपॉर्टेंट घटक हैं, कि तीसरी लहर आएगी, अगर आती है तो हम उसका मजबूती से सामना करेंगे और दूसरी लहर जितना नुकसान बिल्कुल नहीं होने देंगे। जी चैतन्य भट्ट साहब जी। नहीं, देखिए शरद जी, मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। अभी ये वक्त जो है सिर्फ कोरोना से युद्ध करने का है, और उसमें जब तक सर्वांगीण रूप से अगर सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हम युद्ध लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। आंकड़ों की जहाँ तक बात है तो पारदर्शिता होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अगर सरकार के पास सारे आंकड़े हैं तो उसको सामने रखना चाहिए कि साहब देखिए, लेकिन उसमें किस तरह से आपने ये आंकड़े इकट्ठे किए वो भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। दूसरी बात, राजनीति तो होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए ही बने हैं और विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष को घेरना। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि अभी जो दमोह में चुनाव हुआ है उसमें जो बीजेपी की हार हुई है वो बड़े लंबे वोटों से हार हुई है। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि एकमात्र चेहरा जो है कांग्रेस का वो है कमलनाथ, तो इनको किसी भी तरह से घेरा जाए। लेकिन कमलनाथ भी पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में है, तो उनको भी ये समझ में आ गया कि अगर प्रदेश की राजनीति करना है तो थोड़ा निचले स्तर पर जाना पड़ता है, क्योंकि केंद्र की राजनीति वो करते रहे, उस तरह के बयान उनके कभी नहीं आए। लेकिन जब से वो यहाँ आए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में और पिछले 2 सालों से अगर राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी ये समझ में आ गया कि थोड़ा सा निचले स्तर पे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हमको हाइप नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि ऐसे समय में जब हम अभी भी, देखिए आपने ये ज़रूर कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि 31 तारीख तक 0 पे ला दें, लेकिन वो कैसे आ पाएगा जब हम आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। ये जो वक्त इस समय लोगों में मरहम लगाने का है, उसमें अगर हम आपसी लड़ाई में लगे रहेंगे तो उन लोगों के पीछे हम कैसे उनको मरहम लगा सकेंगे जो इस कोरोना से अपना परिवार खो चुके हैं या अपने माँ बाप खो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को बहुत ही बड़ा हृदय करके अभी सिर्फ एकमात्र उद्देश्य उनका ये होना चाहिए, जैसे अर्जुन की आंख के सामने चिड़िया की आंख थी, बस उस तरह का आपको देखना है कि हमको कोरोना से कैसे अपनी प्रदेश की जनता को मुक्त करवाना है, क्योंकि लड़ाई के लिए बहुत वक्त है। आप जीवन भर लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, इसमें तो कोई नई बात होगी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो एक दूसरे से हमेशा से सत्ता के लिए लड़ती आई हैं, वो आगे भी लड़ती रहेंगी। लेकिन मेरा सिर्फ थोड़ा सा एक ये आपसे कहना है कि ऐसे मौके पर अभी भी हम देख रहे थे दोनों जो प्रवक्ता हैं वो आरोप प्रत्यारोप और काफ़ी एग्रेसिव होके बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। बिल्कुल, बहुत, मेरे पास 30 सेकंड है पाठक जी, तो समय की मर्यादा ध्यान रखकर 30 सेकंड में गागर में सागर भर दीजिए। जी शरद जी, चैतन्य जी की मैंने बात सुनी, उन्होंने दमोह की हार का उल्लेख किया, लेकिन सांची में 67,019 सीटों का उल्लेख करना वो भूल गए, तो मैं उन पर आपत्ति उठाता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, समाज के संगठन, औद्योगिक इकाइयां सबने कोविड केयर सेंटर बनाकर मध्य प्रदेश ही नहीं देश में कोरोना पीड़ितों की सेवा करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? अभी मेरे मित्र इसका जवाब दें। चलिए जैसे ही कोरोना सूरी साहब, आपके पास भी 30 सेकंड है जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में अपनी बात कहें, जितना पाठक जी ने वक्त दिया। जी जी शरद जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं
कि जिस तरह से अभी ये फंगल इन्फेक्शन चल रहा है और उसके इंजेक्शन को लेके जो कमी है, आज भी कई वीडियो जारी हुए जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लोग मदद मांग रहे हैं, त्राहिमाम की स्थिति है। वो इंजेक्शन की उपलब्धता को लेके भारतीय जनता पार्टी बताए कि कब हो पाएगी। और रही बात, मैं जवाब देता हूं, मैं भागता नहीं हूं कांग्रेस। चलिए मैं आज आप देखिए कमलनाथ जी ने पिछले 51 एम्बुलेंस से जारी की 51 एम्बुलेंस। बहुत शुक्रिया अमीनुल खान सूरी साहब, बहुत शुक्रिया चैतन्य भट्ट साहब। ये समय राजनीतिक टकराव का नहीं है, क्योंकि राजनीतिक टकराव जब भी होता है तो जैसा चैतन्य भट्ट जी ने कहा, फिर एफआईआर कराने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर ज्ञापन देने की प्रक्रिया शुरू होती है और मसला शुरू हो जाता है। कई बार जोश इतना बढ़ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं कोविड चल रहा है तो हम एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करते हुए काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 10-10 कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। लेकिन ये निगरानी फिर भारत में कोई नहीं कर सकता है सर कि 10 की जगह 100 और 100 की जगह 1000 कब हो गए। जैसे हमारी शादियों में जो कोविड के दौरान होती हैं, दावा किया जाता है कि 10 लोग उधर के रहेंगे, 10 लोग इधर के रहेंगे, लेकिन ना 10 इधर से होते हैं, इधर के 10 कब 200 में बदल जाते हैं और इधर के 10 भी कब 200 में बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और कुल जमा जो नतीजा आता है कि एक कोरोना संक्रमित बारात और घराती और बाराती दोनों कोरोना से पीड़ित, और बाद में क्या हम सरकार को कोसें या सिस्टम को कोसें और अपने को बचा के चलें कि हम तो करें भैया शादी वादी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हतो, लेकिन जो भी पीड़ा है कष्ट है उसको ठीकरा फोड़ें सरकार पे। ऐसा भी नहीं कर सकते सर, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्षमा सहित अगर मैं आपके कोप का भाजन बन रहा हूं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना सर। तो ये समय भैया बीजेपी कांग्रेस आपके लड़ने का नहीं है, ना आपके आपस में विरोध प्रदर्शन करने का है। शांति से चलिए, बहुत मौके आएंगे, आपके तरकश में बहुत सारे तीर हैं, चलाते रहिएगा। नमस्कार।